सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं नवीन सोनी, आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर केमिस्ट्री क्लासेज। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल सामान्य जो रसायन विज्ञान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक वो है यहाँ पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल जो सामान्य रसायन है उसके अंतर्गत हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं कि जो रसायन विज्ञान है उसके अंतर्गत कार्बनिक जो यौगिक है उनका अध्ययन किया जाता है, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक जो यौगिक है उनका यदि अध्ययन किया जाता है तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो रसायन विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन का अध्ययन किया जाता है। अब बात यह है कि सबसे पहले जो मेन जो बातें थी उसके अंतर्गत ये देखा गया था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यानी जो कार्बनिक रसायन है उसको सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंतर्गत देखा गया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उसके अंतर्गत जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके अंतर्गत ही क्या होता है कार्बनिक पदार्थों का पाया जाना संभव था जब सबसे पहले इसकी खोज हुई। और ये भी बताया गया कि जो कृत्रिम रूप है उस कृत्रिम रूप से हम ऑर्गेनिक के जो पदार्थ हैं उनका निर्माण नहीं कर सकते। ये पहले एक तथ्य था सीधा सा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, इसके अलावा आप देख रहे हैं जीव जंतु हो गए, उनके अंतर्गत तो कार्बनिक पदार्थ है उनको बताया गया कि इसके अंदर तो पाए जाते हैं, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें कार्बनिक पदार्थ नहीं पाए जाते। फिर उसके बाद में तो काफ़ी आपको पता है कि कार्बनिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी खोज हो गई थी और हमारे डेली जीवन में कार्बनिक पदार्थ काम भी आते हैं, जैसे कि आप पेंसिल वगैरह देखते हैं, इसके अलावा आप हीरा, ग्रेफाइट ये सब देखते हैं तो उसके अंदर सबके अंदर कार्बन आपको पता है प्रेजेंट है। तो ये छोटी सी इसकी एक धारणा थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उसके बाद में अनेक साइंटिस्ट आए थे वैज्ञानिक। उन वैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइप से उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि जो कार्बनिक पदार्थ है वो किस में पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ जो है उनका निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, ये सब। तो इसी में सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था बर्जीलियस। तो बर्जीलियस नाम का जो साइंटिस्ट आया था उसने सबसे पहले बताया था, ये 1815 में उन्होंने बताया। 1815 में बर्जीलियस नाम का जो साइंटिस्ट था उन्होंने बताया कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं और कार्बनिक पदार्थ जो है उनका निर्माण हम बाहर से नहीं कर सकते। ये उन्होंने भी ये बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ हैं वो पाए जाएंगे, जबकि कृत्रिम माध्यम में कार्बनिक पदार्थों को हम नहीं बना सकते, जिसका उन्होंने एक स्पेशल नाम भी दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब हो गया है यहाँ पर जैव शक्ति सिद्धांत। तो जैव शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत जो बर्जीलियस है उन्होंने 1815 में बताया कि कार्बनिक पदार्थ है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही कार्बनिक पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं। नॉन जो लिविंग प्लांट्स है या मतलब जो भी नॉन जो चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत जीवित रहना है या जो जैविक शक्ति है वो संभव नहीं है, उसके अंतर्गत हम कार्बन पदार्थों को नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये धारणा बर्जीलियस ने 1815 में दी थी, जिसके बाद में और जो साइंटिस्ट आए उन्होंने उसको फेल कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके बाद में नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंतर्गत भी क्या हुआ कार्बनिक पदार्थों को देखा गया था। तो ये धारणा जो है वो यहीं पर ही ख़त्म हो गई थी, जिसको बोला वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, एक बार फिर बता दो कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है उसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंतर्गत या कृत्रिम माध्यम में हम कार्बनिक पदार्थों को नहीं बना सकते। ये बर्जीलियस ने 1815 में दिया, जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था वॉलर नाम का साइंटिस्ट आया था 1828 में। 1828 ईस्वी जो है उसके अंतर्गत वॉलर नाम का जो साइंटिस्ट आया उन्होंने बताया कि कार्बनिक जो पदार्थ हैं उन कार्बनिक पदार्थों को हम जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है
उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों को बनाया जा सकता है। तो इनकी बहुत ही बड़ी देन थी। इन्होंने बताया कि जो अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ से उन्होंने क्या बनाया, कार्बनिक पदार्थ बनाया। अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बनाया। तो सबसे पहली रिएक्शन जो अकार्बनिक से कार्बनिक थी वो वॉलर ने दी थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने क्या लिया, सबसे पहले पोटेशियम साइनेट लिया, पोटेशियम साइनेट KCNO, इसको बोलते हैं पोटेशियम साइनेट लिया। और ये पोटेशियम साइनेट जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी रिएक्शन इन्होंने करवाई थी अमोनियम सल्फेट के साथ, NH4 का होल 2 SO4, अमोनियम सल्फेट। पोटेशियम साइनेट के 2 मॉलिक्यूल इन्होंने लिए जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसकी रिएक्शन इन्होंने अमोनियम सल्फेट के साथ करवाई। इन दोनों की जब रिएक्शन आपस में करवाई तो यहाँ से एक पदार्थ बना जिसका नाम है अमोनियम साइनेट, NH4CNO, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। तो पोटेशियम साइनेट है उससे बन गया अमोनियम साइनेट, ठीक है। और प्लस इसके अलावा जो बाकी निकल गया वो यहाँ पर बन गया था K2SO4, कि यहाँ से वापस निकल गया था। अब यहाँ पर ये जो प्राप्त हुआ है अमोनियम साइनेट, इसको अमोनियम साइनेट को वो आगे लेके आए, NH4CNO, 2 मॉलिक्यूल, उसमें से एक मॉलिक्यूल आगे ले लिया और इसको इन्होंने क्या किया, गर्म किया। तो इसको इन्होंने गर्म किया तो यहाँ से प्राप्त हो गया था NH2COO NH2, NH2COO N, और फिर इसके 2 H है वो जुड़ गए NH2। तो सबसे पहले ये प्राप्त हुआ था जिसका नाम है यूरिया। आप खेतों में काम में लेते हैं यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वॉलर की सबसे बड़ी देन थी, वॉलर साइंटिस्ट की, उन्होंने ही बताया था कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं, जो कि रसायन विज्ञान की एक बहुत बड़ी देन थी। और सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो यूरिया है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया है, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, जो कि आप खेतों में काम में लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राप्त हो गया कौन सा, यूरिया। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या क्या बातें बताई, एक तो मैंने बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत इसकी खोज कैसे कि नॉन लिविंग जो कंपाउंड्स है उसमें ऑर्गेनिक पदार्थ है वो नहीं पाए जाते, जो लिविंग कंपाउंड्स हैं उनमें ऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जो सबसे पहले धारणा थी कृत्रिम माध्यम में नहीं बनाया जा सकता, जिसके अंदर ब्रिजलियस नाम का साइंटिस्ट है, उन्होंने 1815 में वाइटल फोर्स थ्योरी दी। वाइटल फोर्स थ्योरी है, इसके अंतर्गत क्या हो गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी में पाए जाते हैं, नॉन लिविंग में नहीं पाए जाते, और कृत्रिम माध्यम इसको नहीं बनाया जा सकता, जो कि फेल हो गई थी, साइंटिस्ट ने नहीं माना। उसके बाद में वॉलर नाम का साइंटिस्ट आया सन 1828 में। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उन अकार्बनिक पदार्थ या इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट कंपाउंड्स होते हैं उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम बना सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था पोटेशियम साइनेट का, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन अमोनियम सल्फेट के साथ करवाई और इसकी रिएक्शन इसके साथ करने के बाद में अमोनियम साइनेट बना, और अमोनियम साइनेट जो है इसको आगे लेके आई, फिर इसको गर्म किया, गर्म करने से यूरिया बना। यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस प्रकार से सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी खोज हुई। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत मेन क्या है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन है कार्बन। तो कार्बन के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन जो है वो है कार्बन। तो कार्बन के अंदर क्या होता है, कार्बन जो है वो पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पर आता है, और कार्बन जो है उस कार्बन की अन्य कंपाउंड्स कैसे बन सकते हैं, कार्बन जो होता है वो अन्य कंपाउंड से कौन से बॉन्ड से जुड़ सकता है, किस साइंटिस्ट ने बताया और किस प्रकार की स्ट्रक्चर हुई, वो हम अभी देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो मेन एलिमेंट है वो है यहाँ पर कार्बन। तो आप सबको ध्यान होगा कि जो कार्बन जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पर आता है। तो इसकी पहली बात तो आती है इसकी पोजीशन।
पोजीशन कि कार्बन जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पर आता है, तो ये सबको पता है 6 नंबर पर आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो ये 6 नंबर पर आने वाला एलिमेंट है। दूसरी जो बात है वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होता है यहाँ पर 1s2 2s2 2p2, जो कि इसकी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट, इस ग्राउंड स्टेट में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2 2s2 2p2 होता है, जिसके अंतर्गत इसकी वैलेंसी है वो है 2। आउटरमोस्ट सेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन 2p में 2 हैं, तो इसकी वैलेंसी होगी 2। फिर इसके बाद में इसकी जो एक्साइटेड स्टेट आती है, जिसका मैंने पहले वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख लेना। तो इसकी जो एक्साइटेड स्टेट आती है उसमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 1s2 2s1 और 2px1 2py1 2pz1। कैसे होते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना। तो यहाँ पर 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो यहाँ से आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स अनपेड कितने आ गए, 1 2 3 और 4। इस कंडीशन में इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। तो जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन के वो एक्साइटेड स्टेट में बनते हैं, जिसके अंदर वैलेंसी आती है 4। जैसे आपने CH4 देखा, CCl4 देखा, एटसेट्रा। तो ये तो एक छोटा सा पॉइंट था कि कार्बन जो होता है उस कार्बन की वैलेंसी क्या है और इसका पीरियोडिक टेबल में नंबर क्या है। इसके बाद में केकुले नाम का साइंटिस्ट आया था, केकुले, जिसको केकुलेज थ्योरीज बोलते हैं। केकुले थ्योरी, केकुले थ्योरी जो है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इस कार्बन के बारे में बहुत कुछ बताया था 1858 ईस्वी में। 1858 की बात है। केकुले नाम का जो साइंटिस्ट है उसने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है केकुले थ्योरी। इन्होंने इसमें खास खास बातें क्या क्या बताई थी। इन्होंने खास खास बातें बताई थी कि कार्बन की पोजीशन क्या है, कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ग्राउंड स्टेट में क्या है, एक्साइटेड स्टेट में क्या है, ये बातें तो हो गई। इसके बाद में उन्होंने बताया कि कार्बन जो होता है वो अदर कंपाउंड्स के साथ में कैसे अटैच हो सकता है। अपन देखा कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन अन्य कंपाउंड्स के साथ में और भी अन्य नए नए कंपाउंड्स बनाता है। तो कार्बन जो होता है वो अन्य कंपाउंड्स के साथ कौन कौन से बॉन्ड से जुड़ सकता है वो बताया था केकुले ने, इसको बोलते हैं केकुलेज थ्योरी। ठीक है, तो केकुले जो थ्योरी है उस केकुले थ्योरी के अंतर्गत क्या होता है, नंबर 1 मतलब कार्बन जो है वो अन्य कंपाउंड के साथ कौन से बॉन्ड से अटैच है। तो सबसे पहला पॉइंट, कार्बन जो है वो अदर कंपाउंड के साथ में सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो सकता है। मतलब हो गया कार्बन इज अटैच्ड टू अदर कंपाउंड्स विद सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बोथ साइड सिंगल बॉन्ड, मतलब इधर भी सिंगल इधर भी सिंगल। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रकार से हो गया ये, कार्बन इज अटैच्ड टू अदर कंपाउंड्स विद सिंगल बॉन्डेड। तो ये सिंगल बॉन्डेड है। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट इनका हुआ, जिसके अंतर्गत जैसे आप एग्जांपल देखते हैं इसके, कार्बन जो होता है वो अन्य कंपाउंड के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। मतलब जैसे कि ये हो गया आप CH4 मेथेन, ये मेथेन है, CH4 ये हो गया मेथेन। ठीक है, तो एक कार्बन अन्य के साथ में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से CCl4 ये आ गया CCl4 कार्बन इज अटैच टू अदर कंपाउंड्स विद सिंगल बॉन्ड। CCl4 देख लीजिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एटसेट्रा। तो पहली बात है कि कार्बन जो होता है वो अन्य कंपाउंड के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है। दूसरा पॉइंट जो होता है वो है कि कार्बन जो होता है वो अदर कंपाउंड के साथ में दो तरफ सिंगल बॉन्ड से और एक तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है। कार्बन इज अटैच्ड टू अदर कंपाउंड विद वन साइड डबल बॉन्ड एंड अदर टू साइड सिंगल बॉन्डेड। तो अदर जो साइड है उसमें तो हो गया सिंगल बॉन्डेड और वन साइड हो गया डबल बॉन्डेड। तो इसका एग्जांपल जो है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आ गया अपने पास HCH डबल बॉन्ड O, जैसे कि ये आ गया, जिसको अपन फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, इसमें कार्बन एक साइड डबल बॉन्ड से दो तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप इसमें ले सकते हो HCH डबल बॉन्ड CH2, एथीन बोल सकते हैं। तो एथीन में कार्बन एक साइड डबल बॉन्ड से दो तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है।
ठीक है। इसी प्रकार इसके और भी बहुत सारे कंपाउंड्स आप चाहे उतने बना सकते हो, जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड OCH3, जिसको एसीटोन कहा जाता है। एक कार्बन है वो अदर के साथ, देखिए यहाँ पर यहाँ तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दो तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आ सकता है, कार्बन एक तरफ डबल बॉन्ड से, दो तरफ सिंगल बॉन्ड से। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में है कि एक कार्बन जो होता है, कार्बन वो बोथ साइड से डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है। कार्बन इज अटैच्ड टू अदर कंपाउंड्स विद बोथ साइड डबल बॉन्डेड, दोनों साइड से डबल बॉन्ड से यदि जुड़ जाए तो कार्बन की वैलेंसी सब में 4-4 दिखाई दे रही है, 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो इसके अंतर्गत अब एग्जाम्पल्स अपन ले सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया अपने पास C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा आप ये ले सकते हैं C डबल बॉन्ड इधर के साइड में आ गया, CH2 इधर के साइड में आ गया, CH2, ठीक है। तो ये भी एक कंपाउंड हो सकता है जिसके अंतर्गत कार्बन दोनों साइड से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें एक कार्बन है वो दोनों साइड से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये होगी एग्जांपल नंबर 3। इसके बाद में नंबर 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में क्या जाएगी कि कार्बन जो होता है वो एक साइड से सिंगल बॉन्ड से और दूसरी साइड से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, वैलेंसी 4 है। कार्बन इज अटैच्ड टू अदर कंपाउंड विद वन साइड सिंगल बॉन्ड एंड अदर साइड ट्रिपल बॉन्ड, एक साइड से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और दूसरी साइड से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी कंपाउंड यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे कि ये हो गया HC ट्रिपल बॉन्ड CH। एक कार्बन अन्य कंपाउंड्स के साथ में एक साइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और अदर साइड जो है उसके अंदर जुड़ा हुआ है ये ट्रिपल बॉन्ड से, तो ये एक कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इस प्रकार के आप कंपाउंड ले सकते हैं जिसमें एक कार्बन है वो अन्य कंपाउंड के साथ में एक साइड में सिंगल बॉन्ड से एक साइड में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो अभी आपने क्या सीखा, केकुलेस थ्योरी, जिसके अंतर्गत मैंने बताया कि कार्बन जो होता है उसकी पोजीशन 6 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है, जिसकी ग्राउंड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में ये 4 वैलेंसी शो करता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि कार्बन जो होता है वो अन्य कंपाउंड के साथ में कैसे जुड़ सकता है, वैलेंसी 4 है तो 4 वैलेंसी है वो कैसे कैसे इसके अंतर्गत आ सकती है। तो इसमें पहले बताया कि कार्बन इज अटैच्ड टू अदर कंपाउंड विद बोथ साइड सिंगल बॉन्डेड, इधर सिंगल इधर सिंगल इधर सिंगल इधर सिंगल, तो इसके एग्जाम्पल ये हो गई। नंबर 2 पॉइंट है कार्बन इज अटैच्ड टू अदर कंपाउंड विद वन साइड डबल बॉन्डेड एंड अदर 2 साइड सिंगल बॉन्डेड, इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि कार्बन इज अटैच्ड टू अदर कंपाउंड विद बोथ साइड डबल बॉन्डेड, जिसका एग्जांपल आपके सामने है। और 4 पॉइंट इन्होंने बताया कि कार्बन इज अटैच्ड टू अदर कंपाउंड विद वन साइड सिंगल बॉन्ड एंड अदर साइड ट्रिपल बॉन्ड, जिसका एग्जांपल आपके सामने है। इसके अलावा बॉन्डिंग नहीं होती, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 3 ही बॉन्डिंग होती है। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया। तो ये होती है यहाँ पर केकुले की थ्योरी जो कि सक्सेसफुल रही, और अभी तक आप देख रहे हैं कि केकुले की थ्योरी सक्सेसफुल है। और जितने भी एग्जाम्पल आप देखते हैं, जितने भी कंपाउंड है वो सारे के सारे केकुलेज थ्योरी के अंतर्गत ही लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं केकुले थ्योरी के बाद में एक साइंटिस्ट और आए थे जिसका नाम था वॉन थॉप एंड लीबेल थ्योरी। तो उन्होंने वॉन थॉप और लीबेल ने एक थ्योरी दी थी जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद में जो साइंटिस्ट आए थे उसका नाम था वॉन थॉप एंड लीबेल थ्योरी। वॉन थॉप एंड लीबेल थ्योरी, वॉन थॉप और लीबेल नाम का साइंटिस्ट आए थे, 2 साइंटिस्ट। उन्होंने फिर आगे बताया कि कार्बन जो होता है, केकुले ने ये तो बता दिया कि कार्बन जो होता है उसकी 4 वैलेंसी होती है और वो कैसे कैसे अरेंज होती है। इन्होंने बताया उसकी जो ज्योमेट्री है उसके बारे में कि किस प्रकार से कंपाउंड है, उसकी ज्योमेट्री, किस प्रकार से कंपाउंड जो अन्य के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, वो बताया था वॉन थॉप एंड लीबेल थ्योरी के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया, इन्होंने 3 पॉइंट बताए थे कि कार्बन जो होता है वो अदर कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है 4 वैलेंसी के साथ, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। तो उन्होंने 3 प्रकार की स्ट्रक्चर इसमें बताई थी। एक तो इन्होंने बताई थी, एक तो मतलब 3 स्ट्रक्चर बताई थी जिसके अंतर्गत एक तो बताई थी इन्होंने स्क्वायर प्लेनर, दूसरी जो बताई वो स्क्वायर पिरामिडल, और तीसरी जो है वो उन्होंने बताई थी टेट्राहेड्रल। तो स्क्वायर प्लेनर दूसरी जो है वो बताई थी इन्होंने स्क्वायर पिरामिडल,
स्क्वायर पिरामिडल, और तीसरी जो बताई थी वो इन्होंने बताई थी टेट्राहेड्रल। 3, तो इन्होंने 3 प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो बताई थी कि स्क्वायर प्लेनर से के हिसाब से जुड़ सकता है अदर कंपाउंड के साथ में, या स्क्वायर पिरामिडल बना सकता है, या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो बन सकती है। तो ये कैसे आया, किस प्रकार से आया, इस थ्योरी के अंतर्गत हम देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर 1 सबसे फर्स्ट है वो है यहाँ पर है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो स्क्वायर प्लेनर के स्ट्रक्चर के अंतर्गत बताया कि एक कार्बन जो होता है वो अन्य किसी कंपाउंड के साथ में स्क्वायर प्लेनर मतलब इसी प्लेन के ऊपर जुड़ा रहता है, यानी इसके अंतर्गत किसी प्रकार की 3D स्ट्रक्चर नहीं आती, 2D स्ट्रक्चर आती है, जिसके अंतर्गत आप इसको कागज़ के अंदर शो कर सकते हो। जितने भी कंपाउंड्स आप देखते हो लगभग स्क्वायर प्लेनर के आधार पर ही आप देखते हो, कागज़ के अंदर देखते हो CH4 है, कुछ भी आप कंपाउंड बनाते हो। तो इन्होंने बताया कि एक कार्बन जो होता है वो अदर के साथ में इस प्रकार से प्लेनर में जुड़ सकता है, इस प्रकार से प्लेनर में कुछ भी जुड़ा हुआ है वो इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से। तो ये एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। एक कार्बन जो है वो अदर के साथ में स्क्वायर में जुड़ा रहता है, जो कि कागज़ के तल पर ही अपन व्यवस्थित कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल सिंपल सी है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आई। नेक्स्ट जो नंबर 2 स्ट्रक्चर है इस प्रकार, जैसे आप इसका एग्जाम्पल देख लें, इसका एग्जाम्पल कैसे आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल आ गया जैसे इस प्रकार से CH, ये H और ये H इस प्रकार से आ गया, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है स्क्वायर प्लेनर में। ये सबसे पहले इन्होंने बताया था स्क्वायर प्लेनर में जुड़ा हुआ है। इसके बाद में बताया कि कार्बन जो होता है वो कंपाउंड के साथ जब जुड़ेगा तो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बना सकता है, पिरामिड टाइप की स्ट्रक्चर। जैसे कि आप मंदिर जो है उस मंदिर का गुंबद देखते हैं इस प्रकार से, तो वो पिरामिड बना लेता है, तो वो होता है पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो इसमें इन्होंने बताया कि कार्बन जो होता है वो अदर के साथ में पिरामिड के रूप में जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे कि माना कि ये तो है कार्बन, जैसे कि मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, जैसे कि ये तो है यहाँ पर कार्बन और ये इसके साथ जुड़े हुए 4 कंपाउंड्स हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 कंपाउंड्स इसके साथ में जुड़े हुए हैं जो कि इस प्रकार से हैं, ये 4 कंपाउंड्स हैं। अब ये चारों कंपाउंड इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये आ गया एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इसको बोलते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो ये हो गई स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, जिसमें एक कार्बन जो होता है वो अदर के साथ में पिरामिड के रूप में जुड़ जाता है, जिसमें ये जो है ये तो ऊपर की साइड में हो गया, जैसे मंदिर का गुंबद हो जाए उसके ऊपर की साइड में हो गया, और ये नीचे की साइड में हो गया, इस प्रकार की स्ट्रक्चर गुंबदनुमा स्ट्रक्चर। तो ये बन जाती है स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिड बन जाता है पूरा का पूरा, जैसे कि आपने मिस्र के पिरामिड्स देखे हैं इसी टाइप की स्ट्रक्चर्स की। एक जो आती है वो आती है यहाँ पर आती है, वो आती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या आता है कि एक कार्बन जो होता है वो अंतर कंपाउंड्स के साथ में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में व्यवस्थित होता है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मतलब ये हो गया कि 1 2 3 और 4। जैसे कि ये आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री इस प्रकार से, एक ये आ गया कागज़ के तल के उधर की साइड में, और एक ये आ गया। मतलब ये होता है कि एक तो दृष्टा से पास की तरफ, एक होता है दृष्टा से दूर की तरफ, ठीक है, और 2 होते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर। तो इसकी स्ट्रक्चर को अपन ऐसे शो कर सकते हैं, जैसे कि एक ये आ गया, ठीक है, और एक यहाँ से ये आ गया दूसरा। तो ये तो है कागज़ के तल में, और जो 2 और हैं वो इस प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसको एक को अपन ऐसे व्यवस्थित कर दिया इस प्रकार से, और एक को हमने ऐसे व्यवस्थित कर दिया। जैसे कि CH4 देखा जाए तो यहाँ पर H लगा देंगे, तो ये इस प्रकार से इसके साथ व्यवस्थित हो गया, इस प्रकार से। तो इससे आपने क्या सीखा इसके अंदर कि कार्बन जो होता है वो अदर कंपाउंड के साथ में जुड़ा हुआ है 4 से, और वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का हेड्रल का मतलब हो गया फलक, 4 फलक जिसमें हैं। तो आप इसमें देखने की कोशिश कीजिए कि 1 ये तो होता है, जैसे कि मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो दृष्टा आप देख रहे हो तो वो आपकी तरफ है, तो ये हो गया दृष्टा की तरफ। दृष्टा की तरफ होता है तो यहाँ पर आ गया ये ठोस बेज, ठीक है, जो हार्ड आपको दिखाई दे रहा है ठोस बेज, ये आपकी तरफ है, तो आप दृष्टा की तरफ हो। ये जो होता है वो देखने वाले से पीछे की तरफ, मतलब बोर्ड के पीछे की साइड में, तो इसको डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसको बोलते हैं डैश बेस। तो ये तो ठोस हो गया, ये डैश के रूप में हो गया, डैश 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 डैश। तो ये हो गया दृष्टा से दूर की तरफ। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में, मतलब जैसे मैं ऐसे कैसे व्यवस्थित करूँ इस प्रकार से, तो ये कागज़ का तो तल है, इसके अंदर एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में कागज़ के तल पर विन्यासित है, तो एक तो ये कागज़ के तल पर आ गया, ये कागज़ के तल पर आ गया, ये देखने वाले से दूर की तरफ आ गया, देखने वाले से पास की तरफ आ गया। तो इसलिए इसको ऐसे व्यवस्थित किया जाता है। दूसरी बात, फिर व्यवस्था ऐसी है ना कि ऐसे यदि 4 व्यवस्थित ऐसे हो जाते हैं तो ऐसा 90 डिग्री का एंगल आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम व्यवस्थित करेंगे तो इसके अंदर तो बॉन्ड एंगल जो है वो आ जाएगा इसका 180
बॉन्ड एंगल जो है वो आ जाएगा इसके अंदर, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल जो है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। और ये जो ज्योमेट्री होती है, इस ज्योमेट्री को बोलते हैं यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंतर्गत जो कंपाउंड है वो व्यवस्थित हो सकता है, जो किसने बताया था, वॉन थॉप एंड लीवेल थ्योरी के अंतर्गत। तो मैंने बताया कि वॉन थॉप एंड लीवेल जो थ्योरी है उसके अंतर्गत क्या हो गया कि कोई भी कंपाउंड है वो अदर कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है तो वो उसकी कोई ना कोई ज्योमेट्री है। तो वो ज्योमेट्री क्या क्या हो सकती है, उन्होंने 3 ज्योमेट्री बताई थी, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल और तीसरी है टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर में प्लेनर के रूप में जुड़ा हुआ है, स्क्वायर का मतलब 4 हो गया, आपको पता है वर्गाकार, और प्लेनर का हो गया एक ही प्लेन में कागज के तल में, तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन सकती है। स्क्वायर पिरामिडल का मतलब है पिरामिड बन सकता है कि कार्बन ऊपर की तरफ है और इससे जुड़े हुए 4 कंपाउंड है वो नीचे की तरफ है, तो एक पिरामिड बना लेंगे जिसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। स्क्वायर का मतलब हो गया ये वर्गाकार स्ट्रक्चर हो गया। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब हो गया ये वाली है जिसके अंतर्गत एक कार्बन है वो अदर कंपाउंड के साथ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री व्यवस्थित होता है, जिसको मैंने बताया इस प्रकार से कि एक इधर एक इधर एक इधर, ये वाला जो है वो कागज के तल में है और ये वाला कागज के तल में है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जबकि ये वाला जो है वो दृष्टा से दूर की तरफ है, बोर्ड से उधर की तरफ। तो आप जो यदि देख रहे हैं तो आपसे दूर की तरफ है तो इसको तो इस लाइन के द्वारा प्रदर्शित कर दिया, और ये वाला जो है वो आपकी तरफ है दृष्टा के पास की तरफ, जिसको ठोस के रूप में प्रदर्शित कर दिया। कागज में दिखाने का तरीका होता है, इससे पता चल जाता है कि ये आपकी तरफ है या आपके से दूर की तरफ है। तो इसके अंदर का जो बॉन्ड एंगल आया वो 109 डिग्री और 28 मिनट का आ गया, तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो कार्बन है उस कार्बन के बारे में हम अभी देख रहे थे कि कार्बन जो है सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खोज कैसे हुई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत लिविंग नॉन लिविंग जो कंपाउंड्स है उसका क्या योगदान है, कि कार्बन ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है वो सबसे पहले बताया गया था कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म उसमें पाए जाते हैं ने कि कृत्रिम माध्यम में बनाए जा सकते हैं, जबकि उसके बाद में ब्रिजलियस आए थे 1815 में, उन्होंने इसको फेल कर दिया और उन्होंने आपको बताया, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने बताया कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन लिविंग जो है उनमें नहीं पाए जाते, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और हम इसको नॉन लिविंग जो कंपाउंड्स है या कृत्रिम माध्यम है उसमें इसको नहीं बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, इसके बाद में उस थ्योरी को फेल कर दिया गया, और उसके बाद में कौन आए थे, साइंटिस्ट आए थे वोलर जो है वो 1828 में आए थे। 1828 में आने के बाद उन्होंने बताया था कि जो भी कोई कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इनऑर्गेनिक से प्राप्त किया था, जिसको मैंने बताया था आपको कि एक पोटेशियम जो साइनेट है, पोटेशियम साइनेट, ठीक है, उसकी रिएक्शन अमोनियम सल्फेट के साथ करवाई, तो सबसे पहले बना था अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट जो है उसको हमने गर्म किया तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त हुआ था जिसका नाम है यूरिया। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो निर्माण है उसकी देन है वोलर को। तो वोलर ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खोज जो है वो लेबोरेटरी में बैठकर करी थी, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की तरफ। उसके बाद में कार्बन जो है उसके बारे में और विस्तार से बताया गया कि कार्बन जो है वो क्या है, कार्बन जो है उसके बारे में और चर्चा की गई, उसके बॉन्डिंग के बारे में चर्चा की गई थी। 2 साइंटिस्ट आए थे जिसका मैंने आपको सबसे पहले बताया था, एक तो केकुले ने बताया था 1858 के अंतर्गत, और 1858 जो है उसके अंतर्गत केकुले ने बताया कि कंपाउंड जो होते हैं उसके अंतर्गत एक कार्बन है वो अदर कंपाउंड के साथ में कितने बॉन्डिंग के साथ में जुड़ा हो सकता है। अर्थात एक कार्बन जो होता है वो अदर कार्बन के साथ में 4 तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है, ठीक है, और एक कार्बन होता है वो अदर कंपाउंड के साथ में 2 तरफ, एक तरफ डबल बॉन्ड के साथ में और 2 तरफ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ सकता है। तीसरा मैंने बताया कि एक कार्बन जो होता है वो अदर कंपाउंड के साथ दोनों तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है। और चौथा मैंने बताया कि एक कार्बन जो होता है वो अदर कंपाउंड के साथ में एक साइड में सिंगल बॉन्ड से और एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है, जो उन्होंने बताया था। उसके बाद में उन्होंने ये भी बताया था कि कार्बन जो होता है उस कार्बन का पीरियोडिक टेबल में स्थान, कार्बन जो होता है उसकी वैलेंसी कितनी है, ग्राउंड स्टेट में कितनी है, एक्साइटेड स्टेट में कितनी है। उसके बाद में वॉन थॉप एंड लीवेल आए थे, ये 1874 की बात है। 1874 में वॉन थॉप एंड लीवेल आए थे, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि कार्बन जो होता है वो अदर कंपाउंड के साथ में कैसे कैसे जुड़ सकता है, स्क्वायर प्लेनर से जुड़ सकता है, स्क्वायर पिरामिडल से जुड़ सकता है और टेट्राहेड्रल से जुड़ सकता है। तो इसकी ज्योमेट्री आई 3 प्रकार की। स्क्वायर प्लेनर में ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर के एक कार्बन है वो अदर के साथ में प्लेन के रूप में है, प्लेनर है मतलब कागज के तल में विन्यासित है। स्क्वायर पिरामिडल का मतलब है कि एक कार्बन जो होता है वो अदर के साथ में पिरामिड के रूप में है, कि एक कार्बन ऊपर की तरफ है, इसे जुड़े हुए 4 कंपाउंड है वो नीचे की तरफ है। इसके बाद तीसरी जो बताई वो बताई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जिसके अंतर्गत
बताया कि एक कार्बन जो होता है वो अदर के साथ में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में व्यवस्थित होता है, जिसमें दो तो होते हैं कागज के तल में, और एक होता है दृष्टा के पास की तरफ, ठीक है, देखने वाले की तरफ, और एक होता है देखने वाले से दूर की तरफ, जिसमें बॉन्ड एंगल आया था 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये आ गई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इस प्रकार से आपने सीखा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंतर्गत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो जनरल बातें हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं, जो बिल्कुल से स्टार्टिंग से लेके अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो कैसे हुआ। तो मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे। लेकिन अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे बनाए नए नए नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त होते रहें। जब तक आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो मेरे नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास नहीं पहुंचेंगे, चाहे मैं कितनी भी वीडियोज़ डाल दूँ। तो सब्सक्राइब ही करना ज़रूरी है, उसके पास में बेल आइकन भी दबाना ज़रूरी है, चाहे वो मेरा चैनल हो या किसी अदर का चैनल हो जिसको आप पसंद करते हो। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम। राधे राधे।